हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिजीज़ चैप्टर को कवर कर लिया है और हमने सारे तरह की डिजीज़ को डिस्कस कर लिया बेटा। कैसी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, कौन कौन सी प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ हैं, ठीक है, वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, तो हमने ये सब पार्ट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। तो बेटा प्रिजर्वेशन एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है बस। तो प्रिजर्वेशन होता क्या है? प्रिजर्वेशन मतलब होता है बेटा किसी भी फूड को प्रिजर्व करना, ठीक है, किसी भी फूड को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेमिनेशन से, ताकि उसको हम काफी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकें। इसी फिनोमिना को बोलते हैं बेटा हम फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए बेटा कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, कुछ कंडीशंस को स्टेबलाइज करा के भी फूड को काफी टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे बेटा हीट के थ्रू भी हम किसी भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको पता है बेटा, जैसे हीट जो है, ज्यादा हीट जो होती है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं तो हमारा फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। अब बेटा स्पॉइल फूड को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, कैसे हम बता सकते हैं कि ये फूड जो है स्पॉइल हो गया है, ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम स्पॉइल फूड को? तो बेटा जब फूड का टेक्सचर अलग हो जाए, जो नॉर्मल फूड है उससे अगर टेक्सचर चेंज हो जाए, ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो उसे बोलते हैं बेटा हम स्पॉइल फूड, ठीक है। अब बेटा फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए काफी सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है हीट, ठीक है। ऐसे ही बेटा कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा काफी सारे फूड को डीप फ्रीजर में रखा जाता है बेटा, जहां पर टेम्परेचर काफी लो होता है, तो उन कंडीशंस के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू भी प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। या फिर बेटा आपने एक टेक्निक का नाम पढ़ा होगा बेटा, इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन टेक्निक, ठीक है। लुईस पास्चर ने डेवलप की थी ये टेक्निक, जिसका नाम है बेटा पास्चुराइजेशन टेक्निक। और इस टेक्निक के अंदर किसी भी फूड को सबसे पहले बहुत ज्यादा उसको हीट दी जाती है, ठीक है, हीट अप किया जाता है, फूड को बॉयल किया जाता है, ठीक है। जनरली जो लिक्विड फूड होते हैं उनके लिए किया जाता है, जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए पास्चुराइजेशन टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। जैसे मिल्क के लिए बेटा आपने देखा होगा, मिल्क को पहले हीट करते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद में उसको कूल डाउन करते हैं। तो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क के अंदर होते हैं बेटा वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है बेटा, है ना, कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं बेटा? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फूड जो है कैंस के अंदर बंद होते हैं बेटा, ठीक है, और काफी टाइम तक, मंथ 2-3 मंथ तक उनकी शेल्फ लाइफ होती है या उससे ज्यादा तक। तो ये किनकी वजह से होती है बेटा? ये कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स की वजह से होती है। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। फ्यूमिगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है बेटा। फ्यूमिगेशन में कुछ केमिकल्स की फ्यूम्स रिलीज की जाती है, जिसके थ्रू फूड जो है उसमें कंटेमिनेशन नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और आपका फूड जो है स्पॉइल होने से बच जाता है। तो ऐसी कुछ हम टेक्निक्स यूज करते हैं बेटा, जिससे बोलते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो फूड प्रिजर्वेशन एक छोटा टॉपिक है, सॉरी, फूड प्रिजर्वेशन एक छोटा टॉपिक है बेटा जिसको आपको पढ़ना है ना, मॉड्यूल में उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो बेटा हम आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, और क्यों जरूरत है कंजर्व करने की, प्लांट्स को और एनिमल को ऐसा क्यों कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है, और किस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है बेटा, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट which we can used is called natural resources। ठीक है बेटा, जो भी एनवायरनमेंट में चीजें प्रेजेंट है और हम उन्हें यूज कर रहे हैं है ना अपने बेनिफिट के लिए, तो उन्हें बोलते हैं बेटा हम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम वुड्स का यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, हम एनिमल्स को यूज करते हैं बेटा डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही है वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। पानी है बेटा, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट है, क्लियर। इसके बाद लिखते हैं बेटा एक और पॉइंट, द ह्यूमन population has been increasing at high rate. The natural resources are also being used in greater quantities। ठीक है बेटा, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स दिखती हैं वो सारी क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका यूज हम करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद बेटा ये नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों जरूरत है कंजर्व करने की, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेटा ह्यूमन बीइंग्स, आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब इंक्रीज होती जा रही है बेटा, तो उनको शेल्टर की जरूरत है, फूड की जरूरत है, क्लोथ्स की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इन्हीं बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो है इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब यूज करने के साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है बेटा धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बेटा फॉसिल फ्यूल्स है, तो ये सारी चीजें जो है धीरे 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 खत्म होती जा रही हैं। तो इनको कंजर्व करने की जरूरत है ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनका यूज कर सके। ठीक है, तो वाइजली यूज करना ही क्या है बेटा, कंजर्वेशन है ना। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल यूज ना करें, उनका वाइजली यूज करना ही क्या है, कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में हम आगे कुछ और पॉइंट लिखते हैं। वेट, ठीक है बेटा, इसको रफ कर देता हूं मैं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाला चैप्टर है। सो दी वाइज यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स is called conservation of natural resources। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज देखे इनका वाइजली यूज करना ही क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एवरी ईयर 5th June is celebrated as World Environment Day to spread awareness among the कॉमन पीपल। ठीक है बेटा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें वाइजली यूज करना चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उनको यूज कर सके। और साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून को। तो एवरी ईयर 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस दिन पे बेटा काफी सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो उनके लिए कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमन पीपल होते हैं बेटा उनके बीच में अवेयरनेस की जाती है ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, प्रोटेक्शन मिल सके उनको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बेटा, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसको बोलते हैं, जिसका नाम बेटा सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा? तो सिल्वीकल्चर it is a branch of science which deals with the management and development of फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है बेटा, सिल्वीकल्चर एक साइंस की ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर क्या किया था, क्या स्टडी किया था बेटा कि फॉरेस्ट ट्रीज को कैसे मैनेज करना है बेटा, है ना, कैसे उनको बढ़ाना है, साथ ही साथ उनको कैसे डेवलप करना है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम लिखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, है ना बेटा, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है बेटा? तो फॉरेस्ट्स आर दी हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है बेटा, फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ठीक है, ये बेटा जो फॉरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा एक ब्रांच है, इसका नाम है बेटा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो सिल्वीकल्चर का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है बेटा फॉरेस्ट की? तो हमने फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस लिखना स्टार्ट किया बेटा। फर्स्ट हमने इंपॉर्टेंस लिखा है बेटा कि फॉरेस्ट जो है बेटा वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वहां पर, और साथ ही साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
ठीक है, तो फॉरेस्ट की और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, हम आगे लिखते हैं, पहले इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे और पॉइंट लिखते हैं हम कुछ। ठीक है, तो हमें समझ में आया बेटा कि जो फॉरेस्ट है वो एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, और इन रिसोर्सेज का यूज जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से इनका डिग्रेडेशन होता जा रहा है बेटा, तो इनको कंजर्व करने की जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट की, तो दो सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, forests also maintain O2, CO2 concentration in the atmosphere। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है, उसको भी बैलेंस करने में फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो बेटा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो भी किन से बनते हैं बेटा, प्लांट से बनते हैं ना, फॉरेस्ट से बनते हैं। क्लियर? हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ यूजेस देखे बेटा हमने, और यूजेस क्या है बेटा, dead plants and their parts are decomposed in the form of humus to enrich the soil। वेट बेटा, नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है बेटा। तो हमने डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि दो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए कि फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट जो है बेटा काफी सारे प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट जो है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है, दोनों ही कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आगे देखेंगे हम बेटा कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, तो वो देखेंगे हम। तो बेटा प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आप भी समझते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना किसका काम बेटा, फॉरेस्ट का। और फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो इसका एडवर्सली इफेक्ट हम पे पड़ेगा बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो बेटा जितने भी फ्यूल्स हैं उनका प्रोडक्शन किससे होता है, तो इन्हीं फॉरेस्ट से होता है।
साथ ही साथ हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। तो बेटा सॉइल इरोजन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, और साथ ही साथ लैंडस्लाइड को रोकने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, जब प्लांट्स की कटिंग की जाती है बेटा, तो जो सॉइल है उसकी अपर लेयर का धीरे धीरे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं उन सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। जब हम प्लांट्स की कटिंग कर देंगे बेटा तो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगी रूट्स, और ये जो सॉइल है सबसे ऊपर वाली जो ह्यूमस वाली लेयर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है बेटा, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हाईली फर्टाइल लेयर का या फिर ह्यूमस का विंड से या फिर वाटर के थ्रू डिग्रेडेशन हो सकता है बेटा, है ना, रिमूवल हो सकता है, और इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्लियर बेटा। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स कब होते हैं बेटा, जब फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है तो सॉइल लूज हो जाती है, और जब लूज हो जाती है तो जब कभी भी हैवी रेनफॉल वगैरह होती है बेटा, ठीक है, या फिर फ्लो होता है वाटर का बहुत ज्यादा, तो उसके थ्रू वो जो लैंड होती है वो स्लाइड हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, साथ ही साथ में डेड प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स आर डिकम्पोज्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस टू एनरिच द सॉइल। बेटा जितने भी प्लांट्स होते हैं और या फिर प्लांट के पार्ट्स वो जब डेड हो जाते हैं बेटा, तो डेड होने के बाद में वो डिकम्पोज होने लगते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के थ्रू वो डिकम्पोज होने लगते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद में वो ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट में कि किस तरीके से ह्यूमस प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज की जाती है ह्यूमस। तो ह्यूमस सॉइल को एनरिच करती है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक बैलेंस बनाती है बेटा। तो ये सारे कुछ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं हम सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लिखते हैं कुछ और पॉइंट, एक और पॉइंट लिखते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। They also provide some useful products such as timber, food, ठीक है बेटा, medicines, gum, rubber, पेपर। ठीक है, तो फॉरेस्ट से हमें काफी सारी और इंपॉर्टेंट चीज भी मिलती है बेटा। दे ऑल्सो प्रोवाइड सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, फूड, मेडिसिन, गम, रबर, पेपर, बहुत सारे और यूजेस भी हैं फॉरेस्ट के। ठीक है बेटा, इसके बाद में लिखते हैं हम नेक्स्ट एक टॉपिक लिखते हैं बेटा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है बेटा, लॉस और कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ forests due to natural or human intervention is called deforestation। ठीक है बेटा, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है बेटा लगातार पेड़ों की कटाई होना। जब पेड़ कटते हैं बेटा तो उसी को बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब फॉरेस्ट की सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंस समझी कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, फिर हम देख रहे हैं बेटा अगर फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन।
ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं बेटा कि क्या क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन किस वजह से की जाती है। तो इन पॉइंट्स को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो उनको भी हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट बेटा ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। दूसरा बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन। थर्ड बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फोर्थ बेटा अर्बनाइजेशन। और फिफ्थ बेटा कमर्शियल लॉगिंग। कुछ हमने मेन कॉजेज लिखे हैं बेटा डिफॉरेस्टेशन के, तो एक बार हम इन पर नजर डाल लेते हैं कि ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल जो है इसका फर्स्ट कॉज है बेटा, हम जानवरों को एक ही जगह पर बार बार चराते हैं बेटा, जिसकी वजह से कैटल्स जो होते हैं बेटा उनको बार बार एक ही जगह पर जब ग्रेजिंग कराते हैं बेटा, चराते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, तो उसके थ्रू भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट है उनको कट करके उनकी जगह पर एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में अर्बनाइजेशन, बेटा शहर जो है बढ़ते जा रहे हैं, सिटीज बढ़ती जा रही है, तो गांव जो है बेटा विलेजेस खत्म होते जा रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन के थ्रू भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कमर्शियल लॉगिंग, कमर्शियल लॉगिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि फॉरेस्ट को कट करके उनकी जो टिम्बर होती है उनको सेल किया जाता है मार्केट में, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, तो इसे बोलते हैं बेटा कमर्शियल लॉगिंग। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने आज की क्लास में जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, आपका इससे जो प्रीवियस चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कवर हो चुका है। हमने सारी डिजीज वाले पार्ट को कवर कर लिया बेटा। साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम बेटा फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ये सब चीजें हमने समझी। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जिससे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स। इसके बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।